साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगारशाला में। साथियों, आपको पता है मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल की जो री एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए डेली जीके एंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं। और साथियों, ये प्रश्न यूपी कांस्टेबल के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो किसी भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो को। और साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी कि एक साइड में परियोजना दे रखी हैं और एक साइड में राज्य दे रखे हैं। वहीं बताइए, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, जल धका परियोजना किस राज्य में है, टेहरी बांध परियोजना किस राज्य में है और ब्यास परियोजना किस राज्य में है। अगर साथियों इस सही उत्तर की बात करता हूँ तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि टेहरी बांध की बात करें साथियों, ये हमेशा याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है साथियों। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए साथियों, जो ये आपका ये जलधका जो परियोजना है ये कहाँ पर है साथियों। ये जलधका परियोजना पश्चिम बंगाल में है और ये जलधका नदी पर ही है साथियों। ठीक है, बात करते हैं अपना, जैसे कि ये टेहरी बांध है। अगर टेहरी बांध की बात करें साथियों, ये हमेशा याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है, ये भारत का इंडिया का सबसे ऊंचा, यानी कि सबसे ऊंचा क्या है, बांध है साथियों। सबसे ऊंचा इंडिया का बांध कौन सा है, टेहरी बांध है साथियों। कितना ऊंचा है साथियों, यानी कि 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। आई बात समझ में नहीं आई। वहीं बात करें साथियों, जो ये टेहरी बांध है ना, ये टेहरी बांध आपका कहाँ पर है, जो भागीरथी और भीलांगना नदी है ना, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा, टेहरी बांध। अब बात करते हैं साथियों, इसमें एक विकल्प दिया है डी ब्यास। अगर ब्यास की बात करें तो जो ब्यास परियोजना है वो ब्यास नदी और जो सतलज नदी है इस पर बनाया गया है। किस पर, ब्यास नदी और सतलज नदी पर बनाया गया है। वही बात करें, इस ब्यास नदी और सतलज नदी पर ही साथियों एक बैराज बनाया गया है। कौन सा, हरिके बैराज। और साथियों हमेशा याद रखेंगे, इस हरिके बैराज से ही क्या एक नहर निकलती है। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। कितनी, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और बात करते हैं साथियों, अब देखते हैं अगले प्रश्न की। अब साथियों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट में बताइए, मैं आपके लिए बताता हूँ। जैसे कि एक प्रश्न आपसे पूछेगा, मुझे बताइए कि जो अपना सतलज नदी है, कौन सी, जो सतलज नदी है अपनी सतलज नदी है। और साथियों एक महानदी है, एक सतलज नदी है, एक महानदी है। और अपना एक नदी आती है, कौन सी, ताप्ती नदी या फिर साथियों तापी नदी। अब मुझे ये बताइए, इन नदियों पर कुछ बांध बनाए गए हैं। जैसे कि एक बांध है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा, भाखड़ा बांध। कौन सा, इस नदी पर एक भाखड़ा बांध बनाया गया है। अब मुझे ये बताइए किस राज्य में है, यानी कि, और एक है साथियों कौन सा, एक बांध इस पर और है आपका, कौन सा, नागल बांध। यानी कि एक नागल बांध है इस नदी पर। अब मुझे ये बताइए भाखड़ा बांध किस राज्य में है और नागल बांध किस राज्य में है। अगर साथियों भाखड़ा बांध की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है साथियों, ये हिमाचल प्रदेश में है। वहीं साथियों ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा क्या है, गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध है। मैंने अभी बताया था साथियों, यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है साथियों। और किस राज्य में है भाखड़ा बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है। वहीं अगर नागल बांध की बात करें तो ये साथियों हमेशा याद रखेंगे पंजाब में है। कहाँ पर है ये पंजाब राज्य में है। अब यहाँ एक महानदी दिख रहा है आपको। अगर महानदी की बात करें साथियों तो महानदी पर एक हीराकुंड बांध, कौन सा, एक हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध की बात करें और साथियों ये किस राज्य में है, ये ओडिशा में है। कहाँ पर, ये ओडिशा में है। वहीं बात करते हैं, ये सबसे लंबा, ये कौन सा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सबसे लंबा बांध है। आई बात समझ में नहीं आई, ये सबसे लंबा बांध है साथियों, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। वही एक प्रश्न पूछता है आपसे, यानी कि ये पूछता है कि एक तापी नदी है या फिर ताप्ती नदी है
या फिर ताप्ती नदी है। अगर इसकी बात करते हैं तो इस नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। एक है साथी उकाई बांध, कौन सा अति महत्वपूर्ण है, उकाई बांध, और अपना एक कौन सा है काकरा पार बांध। क्या काकरा पार बांध, ये दो बांध कहाँ पर बनाए गए हैं, ये तापी नदी या फिर ताप्ती नदी पर बनाए गए हैं। और किस राज्य में साथियों, हमेशा याद रखेंगे, ये गुजरात में है। कहाँ, ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है साथियों, यहाँ से बच्चे स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि सदिश कौन सा है और अदिश राशि कौन सी है। ये निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है साथियों, यानी कि ये पूछ रहा है इनमें से अदिश राशि कौन सी है, यानी कि सदिश राशि नहीं है। अब बताइए संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान साथियों। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूँ तो विकल्प इसका डी हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, पहले ये बताइए कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। अगर बात करें साथी सदिश की, अगर मैं सदिश की बात करूं तो सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश यानी कि सदिश का मतलब होता है साथ और दिशा, जिसमें यानी कि जिसमें क्या होता है, दिशा भी होती है, दिशा भी हो, और साथियों क्या, जिसमें परिणाम भी हो, जैसे दिशा और परिणाम, दिशा और साथी दिशा और परिमाण बात करते हैं, दिशा और परिमाण हो दोनों, जिसमें दिशा और परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। लेकिन जो अदिश होती है ना, उसमें क्या होता है, केवल क्या होता है साथियों, दिशा ही दिशा होती है, उसमें परिमाण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश। यानी कि अदिश का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। आम का मतलब होता है ना, दिशा मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं साथियों अदिश कहते हैं। अब बात करते हैं, इसमें अदिश पूछा है आपसे, तो इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। यानी कि अदिश राशि कौन सी है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अब साथियों इनको याद कैसे रखें कि कौन सी राशि अदिश रहेगी सदिश रहेगी, तो एक मतलब सही सी सब सलाह देता हूँ। इसमें केवल आपको एक राशि के बारे में पता होना चाहिए, या तो आप सदिश राशियों के बारे में याद कर लीजिए या फिर अदिश राशियों के बारे में याद कर लीजिए। क्योंकि साथियों अगर दोनों के बारे में याद करेंगे तो आप उनको भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मैं चाहता हूँ कि आप केवल एक चीज़ को याद कर लीजिए। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि अदिश के बारे में बताता हूँ कि अदिश कौन कौन सी राशि होती हैं, जिससे कि क्या होगा, अदिश राशियों आपको पता हो जाएंगी, तो आप फिर सदिश को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ अदिश की, अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं, तो अदिश की बात करता हूँ साथियों। अदिश का मतलब एक होती है साथियों क्या, यानी कि इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आई बात समझ में नहीं आई। अब बात करते हैं साथियों अदिश की, और सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एक होता है चाल क्या होती है साथियों, अदिश राशि होती है। एक होता है साथियों क्या, दूरी, अगर दूरी की बात करें दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। एक होती है साथियों द्रव्यमान, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कैसी राशि है साथियों, अदिश राशि है। वहीं बात करते हैं आयतन की, अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन कैसी राशि है साथियों, ये अदिश राशि है। वहीं बात करते हैं समय की, तो समय कैसी राशि है साथियों, अदिश राशि है। ताप की बात करते हैं, ताप कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा की बात करें साथियों, विद्युत धारा कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। वहीं बात करते हैं साथियों दाब की, तो दाब कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। वहीं बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा की कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। और आप बात करते हैं ऊष्मा की, ये कैसी राशि है साथियों, ये अदिश राशि है। कहने का मतलब क्या है, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा और ऊष्मा, ये सभी क्या है साथियों, अदिश राशियाँ हैं। आप इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, फिर आपको क्या होगा, सदिश राशियों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको एक चीज़ याद रहेगी तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से उसका आंसर लगा सकते हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है साथियों कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, सही उत्तर बताइए। यानी कि उनकी दिशा अलग अलग होगी, उसका परिमाणी शून्य होगा और उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जब दो वेक्टर अलग अलग होंगे साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे उनकी दिशा अलग अलग नहीं होगी। कहने का मतलब ये एक होगी, उनका परिमाणी शून्य नहीं होगा साथियों, ये बात याद रखेंगे। लेकिन उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, दो वेक्टर राशियों का परिमाणी कभी शून्य नहीं हो सकता साथियों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है साथियों। यानी कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, मुझे ये बताइए। मैंने अभी आपको बताया इस प्रश्न का उत्तर। अब कहने का मतलब क्या है, आपको केवल एक राशि के बारे में पता होगा ना,
तो आप दूसरी को भी बता सकते हैं फिर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि चाल, अभी मैंने आपको चाल के बारे में बताया था, ऊर्जा के बारे में बताया था, तापमान के बारे में बताया था। तो ये कैसी थी साथी, ये सभी क्या थी, अदिश राशियाँ थी। अब अदिश राशियाँ थी, अब पूछ किसके बारे में रहा है, वेक्टर। अभी वेक्टर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, वेक्टर का मतलब क्या सदिश होता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है सदिश, सदिश। अब मैंने अभी सदिश के बारे में आपको बताया था, तो अब सदिश के बारे में ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, चाल, ऊर्जा, तापमान ये अदिश राशियाँ हैं, और बल है वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, और धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब साथियों मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछ रहा हूँ, आपको हमेशा उनको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछे गए हैं सभी प्रश्न और पूछे जाने की संभावना भी है साथियों। जैसे कि मैं आपसे पूछूं घूमती हुई वस्तु की गति, यानी कि घूमती हुई वस्तु की गति, घूमती हुई वस्तु की गति की बात करें तो इस घूमती हुई वस्तु की गति की बात करें तो इसका पता कैसे लगा सकते हैं। तो हमेशा याद रखें गायरोस्कोप से क्या कर सकते हैं, हम घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगा सकते हैं। वही बात करें साथ ही ध्वनि की तीव्रता, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की बात करते हैं। अगर हम ध्वनि की तीव्रता की बात करें, तो अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करें साथियों, तो ये ऑडियोमीटर के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। वही बात करें ऊष्मीय विकिरण की मात्रा, यानी कि ऊष्मीय विकिरण की मात्रा। अगर हम ऊष्मीय विकिरण की मात्रा की बात करें साथियों, ऊष्मीय विकिरण की मात्रा की बात करें तो इसका प्रयोग हमेशा वोलोमीटर से, इसका पता वोलोमीटर के द्वारा लगा सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई। वही बात करें साथियों ऊष्मा की मात्रा, अगर ऊष्मा की मात्रा का पता लगा सकते हैं किसके द्वारा साथियों, कैलोरीमीटर के द्वारा ऊष्मा की मात्रा का पता लगा सकते हैं, कैलोरीमीटर के द्वारा। वहीं एक प्रश्न पूछेगा आपसे, एक प्रश्न ये पूछेगा कि यानी कि जीएमसी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, जीएमसी से किसका पता लगाते हैं। अब पहली बात ये बताइए जीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएमसी की फुल फॉर्म होती है गीगर मूलर काउंटर क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है गीगर मूलर काउंटर। इसका मतलब जीएमसी का उपयोग किया जाता है किसका, रेडियो तत्व की विकिरण की, यानी कि रेडियो तत्व की विकिरण की मात्रा, यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों की विकिरण की मात्रा अगर हमको ज्ञात करनी है, उसका प्रयोग जीएमसी यानी कि गीगर मूलर काउंटर के द्वारा कर सकते हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि क्या पोटेशियम की परमाणु संख्या साथियों 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अब साथियों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब इसका उत्तर कैसे लगाएंगे आप। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करता हूँ तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 20 कैसे आया, तो देखिए समझिए, अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कोई तत्व मैंने लिया, यानी कि मैंने एक्स कोई तत्व लिया, ये कोई तत्व है। अब इसका जो परमाणु बात कर रहा है कि परमाणु संख्या, अगर परमाणु की संख्या की बात करते हैं तो हमेशा साथ ही परमाणु संख्या कहाँ आता है, ये नीचे आता है, यहाँ पर परमाणु संख्या आता है। और जो ऊपर आता है वो क्या आता है साथियों, द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर ए आता है, इसको क्या कहते हैं साथियों, द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, या फिर साथियों इसका एक अन्य नाम कह सकते हैं क्या परमाणु भार, इसको परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु भार भी इसको कह सकते हैं, और द्रव्यमान संख्या भी इसको कह सकते हैं। और जो नीचे वाला जेड है साथियों, इसे कहते हैं क्या, परमाणु संख्या, इसे क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, इसको परमाणु संख्या कहते हैं।
और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, ए को क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं, और नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, यानी कि कहने पोटेशियम को किससे, के से साथियों, ठीक है, के है, तो के का क्या, परमाणु संख्या की बात कर रहा है। तो परमाणु संख्या कहाँ है साथियों, 19 यहाँ आ जाएगी परमाणु संख्या, और परमाणु द्रव्यमान संख्या फिर परमाणु भार कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये कहाँ है आपका, ये 39 है। अब ये कह रहा है कि इसमें परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों हमेशा एक बात याद रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो आपको पता होना चाहिए, जो जेड होता है ना, जेड क्या होता है, आपका परमाणु संख्या होती है जेड बराबर एन, यानी कि एन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन होता है, और आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यानी कि जेड बराबर न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन ये होता है, यानी कि जेड के बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो आप मुझे ये बताइए, जब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, बाकी परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु संख्या कितनी है, 19 है, परमाणु संख्या 19 है ना, इसमें परमाणु संख्या 19 दिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा साथियों 19 हो जाएगा, और पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर 19 हो जाएगा ना, पी बराबर 19, एन बराबर 19 और पी बराबर 19 हो जाएगा। तो जेड बराबर 19 है, तो हमेशा याद रखेंगे, अगर ए पूछ रहा है आपसे, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, अगर एन कैसे निकालेंगे, एन बराबर होता है क्या साथियों, एन बराबर होता है ए माइनस जेड क्या होता है, एन होता है। अब ए की वैल्यू क्या दी है आपको बताइए, एन की वैल्यू तो ज्ञात करनी है हमको, एन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जेड ए कितना दिया है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ये 39 दिया है, 39 माइनस 19 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी है, ये 19 है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा साथियों, एन बराबर आ जाएगा आपका 39 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होता है, 20 आता है साथियों। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है साथियों, यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी तत्व का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ऊपर ए होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, या फिर द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एन बराबर जेड बराबर एन बराबर पी होता है, यानी कि परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, वहीं साथियों एन बराबर होता है ए माइनस जेड, इसीलिए 39 माइनस 19 बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा, 20। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, 20 आया था। अब आई बात समझ में नहीं आई, क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर 20 होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जैसे कि ये प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, यानी कि इसकी वैलेंसी पूछ रहा है। आई बात समझ में साथियों, एक तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास कितना है, 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो अगर मैं साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर को बताने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं, आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे साथियों मैंने आपसे कहा कोई जो परमाणु जैसे कि कोई तत्व है, मैंने कहा एल्यूमिनियम कोई तत्व है, जैसे कि मैं आपसे अभी बताता हूँ, जैसे कोई एल्यूमिनियम तत्व है, तत्व क्या है, एल्यूमिनियम है, एक आपका मैग्नीशियम है, एक आपका मैग्नीशियम है, और एक आपका ये कैल्शियम है, और एक आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है साथियों। ठीक है साथियों, अब मैं आपसे पूछूं जो ये एल्यूमिनियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो 13 होता है, और जो मैग्नीशियम है इसका 12 होता है साथियों। आई बात समझ में नहीं आई। जैसे कि कैल्शियम है इसका कितना होता है, इसका 20 होता है परमाणु क्रमांक। वहीं साथियों ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 8 होता है। अब साथियों जब संयोजकता निकालते हैं तो क्या होता है, इनका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकाला जाता है साथियों, कि जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, कभी मैं समझाऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं, अभी थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा इसका इसे जैसे कि एक चीज़ होती है SPDF, क्या केमिस्ट्री का SPDF, केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट है ये अच्छा पार्ट है। SPDF में क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम, जो परमाणु होते हैं उनको भरते हैं साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। अब क्या होता है, जो S होता है ना, S में कितने भरे जाते हैं, अधिकतम कितने रखे जा सकते हैं, इसमें 2 रखे जा सकते हैं साथियों। जो P होता है इसमें अधिकतम कितने 6 भरे जा सकते हैं, D में कितने, ये 10 भरे जा सकते हैं इसमें, और P में कितने, इसमें 14 भरे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है साथियों। अब क्या करेंगे, अब मेरी बात सुनिए साथियों, जैसे कि मैंने बात कही 13 की, तो 13 को किस प्रकार से भरेंगे पता है आपको, यानी कि 2, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें एक 8 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, इन इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया इसमें, यानी कि 2 8, इसमें क्या होता है साथियों, एक अष्टक पूरा करना पड़ता है। क्या अंत में क्या आना चाहिए साथियों, एक अष्टक पूरा करना पड़ता है इसमें, जब उसकी क्या निकालते हैं, संयोजकता निकालते हैं। ऐसे मैंने 12 की बात करी, तो इसको 2 2 8
और 2, इसमें कितने 2 8 और 2, 2 8 और 2 किसमें 2 8 और 2 किसमें हो जाएगा साथियों, मैग्नीशियम में हो जाएगा। जैसे कि मैंने बात की आपसे क्या कैल्शियम की, इसमें 2 8 इसमें आ जाएगा 2, इसमें भरेंगे 2 8 8 8 दूनी 16 और 2 18 और 2 और भर देंगे, ये कितना आ जाएगा 20 आ गया इसका। ऐसी बात करें ऑक्सीजन की तो इसमें कितने भरेंगे 2 और इसमें क्या भरेंगे 6 साथियों। अब मुझे ये बताइए कि पूरा कौन सा हो रहा है इसमें, यानी कि 2 8 3 कितना हो जाएगा 8 और 10 और 2 3 13 एल्युमिनियम पूरा हो गया इसकी, और ये मैग्नीशियम पूरा हो गया क्योंकि 2 8 10 और 2 12। वहीं कैल्शियम 2 8 8 यानी कि 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 और 2 20। और लेकिन अगर बात करें साथियों किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में क्या है 6 8 और 2 यानी कि 2 और 6 है साथियों। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसकी संयोजकता निकालने का एक नियम है साथियों। अगर हम किसी की संयोजकता निकालते हैं तो साथियों क्या होता है, उसका अष्टक पूरा करना पड़ता है। अष्टक कैसे पूरा होगा, अब सुनिए मेरी बात। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए साथियों जैसे कि ये आपका क्या है 2 8 3 है, इसके अंत वाले परमाणु को देखते हैं। इसमें अंत में क्या है साथियों, इसमें अंत में क्या है, इसमें अंत में क्या है 3 है, इसमें अंत में क्या है 2 है, इसमें अंत में क्या है 2 है, और इसमें अंत में क्या है 6 है। अब कैसे निकालेंगे इसकी संयोजकता, हमेशा याद रखेंगे संयोजकता होती है बैलेंसी होती है, उसको पूरा करने के लिए क्या होता है, यानी कि अगर अंत में 1 2 3 4 बार है, अंत में 1 2 3 4 बार है तो हमेशा याद रखेंगे उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। अगर 3 बार है, लास्ट में 3 है और अष्टक पूरा कर रहा है तो यानी कि जो परमाणु क्रमांक दिया है उसको पूरा कर रहा है साथियों, और अंत में 1 2 3 4 में से कोई एक है तो हमेशा याद रखेंगे उसकी संयोजकता उतनी होती है। तो एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी संयोजकता। अब मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 में से एक है तो इसकी भी 2 हो जाएगी साथियों। वहीं कैल्शियम की बात करें, इसकी 1 2 3 1 इसकी 1 2 3 4 में से क्या 2 है तो इसकी क्या हो जाएगी 2 संयोजकता हो जाएगी बैलेंसी। अब बात साथियों बात करते हैं, मैंने क्या कहा कि अगर 1 2 3 4 बाहर है तो वही उसकी क्या होती है संयोजकता होती है और अष्टक को पूरा करना होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 6 बार है साथियों। इसमें क्या होगा, अगर हमेशा याद रखेंगे एक नियम होता है इसका, यदि संयोजकता अष्टक पूरा करता हो और उसमें 1 2 3 4 में से कुछ भी बार हो वही उसकी क्या होती है संयोजकता होती है। लेकिन अंत में 4 से ज़्यादा हो, अब 4 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है 8 से, यानी कि 4 से ज़्यादा का मतलब होता है कि 8 से तो अधिक हो ही ना हो, यानी कि 4 से का मतलब 5 भी हो 6 भी हो 7 भी हो और 8 भी हो। अगर इनमें से कोई है यानी कि 5 6 7 8 में से कोई है तो हमेशा याद रखेंगे संयोजकता निकालने के लिए उस लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे 8 से माइनस कर देंगे, 8 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसकी कितनी आ गई ऑक्सीजन की संयोजकता बैलेंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिए। किसी चीज़ की किसी तत्व की परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और उसकी बैलेंसी यानी कि संयोजकता निकलवा रहा है तो अष्टक को पूरा कर लीजिए और उसकी अंत वाली संख्या को ज्ञात कर लीजिए। अगर 1 2 3 4 में से कोई है तो वही उसकी संयोजकता होगी बैलेंसी होगी। अगर 4 से ज़्यादा है 5 6 7 8 है तो हमेशा याद रखेंगे 8 में से जो दी गई संख्या है उसको माइनस कर देंगे और उसकी वही क्या हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी। साथियों बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे कि एक 18वां प्रश्न, इसमें एक अगला प्रश्न है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है तो बताइए उसे क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, हेलोजन। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर साथियों किसी तत्व का परमाणु संख्या कहाँ होती है अभी मैंने आपको बताया, तो उसका परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या मैंने आपको भी बताई और परमाणु संख्या पूछना ज्ञात करवाता था कि क्या कहते हैं उसे आइसोबार कहते हैं। अब कैसे कहते हैं समझ में नहीं आया सर, मैं बताता हूँ आपको। अगर परमाणु संख्या समान है, पहले वाले आइसोटोप को देखें, अगर परमाणु संख्या तो समान है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या समान है और आपका परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु क्रमांक अलग है और तो क्या होगा साथियों उसे क्या कहते हैं आइसोटोप कहते हैं। अगर परमाणु भार साथियों परमाणु भार समान है यानी कि द्रव्यमान संख्या समान है यानी कि ए समान है, उसे क्या कहते हैं आइसोबार कहते हैं। अब कैसे होगा सर मुझे ये बताइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कुछ चीज़ों के बारे में,
दोबारा समझ लीजिए। मैंने कहा यानी कि इसमें पहले आइसोबार में देखते हैं। आइसोबार में क्या कह रहा है ये? आइसोबार में ये कह रहा है कि सर जिसकी द्रव्यमान संख्या समान है। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है? मैंने एक तत्व लिया, क्या? आर्गन। मैंने आर्गन एक तत्व लिया, आर्गन के बारे में देखते हैं। एक कह रहा है, एक लेते हैं क्या, ये एक के लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, और एक क्या लेते हैं हम, कैल्शियम लेते हैं। मैंने इन तीन चीज़ों को लिया, यानी कि आर्गन को लिया, पोटेशियम को लिया और कैल्शियम को लिया। अब ये कह रहा है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है सर। अब द्रव्यमान संख्या मैंने अभी कहाँ बताई थी? ऊपर वाली ए बताई थी, यानी कि ये समान है। माना कि इसका 40 है, इसकी भी 40 हो जाएगी और इसकी भी 40 हो जाएगी। और इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है आर्गन की? ये 18, 19, 20 है, यानी कि 18, ये 19 है और ये 20 है। और इसका बराबर क्या है, यानी कि द्रव्यमान संख्या इसकी समान है, क्योंकि इसकी भी 40 है साथियों, इसकी भी 40 है और इसकी भी 40 है। लेकिन परमाणु क्रमांक तो भिन्न है ना, परमाणु संख्या भिन्न है। इसकी 18 है, इसकी 19 है और इसकी 20 है। तो क्या कहलाएगा ये आइसोबार कहलाएगा, जिसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान परमाणु भार बराबर हो और यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करते हैं आइसोटॉप की। अब आइसोटॉप किसे कहते हैं सर? आइसोटॉप का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा, मैंने हाइड्रोजन लिया, इसमें एक हाइड्रोजन और लिया, मैंने एक हाइड्रोजन और लिया। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है साथियों? परमाणु संख्या समान, इसका परमाणु संख्या समान होती है, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार होती है वो असमान होती है। यानी कि ये मैंने जैसे कि लिया, इसका एक ले ली, इसकी दो ले ली और इसकी 3 ले ली। कहने का मतलब है इसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक इसका समान है, लेकिन परमाणु क्या, भार या फिर द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग। उसे क्या कहते हैं? उसे आइसोटॉप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। अब इसमें एक विकल्प और दिख रहा है आपको, क्या? जैसे कि इसमें एक विकल्प ये है कि आइसोटोन किसे कहते हैं। अब इसमें क्या होगा साथियों? न्यूट्रॉन बराबर होंगे। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। कैसे होती है समझ लीजिए। अभी जैसे कि मैंने वही 2 तत्व लिए, क्या मैंने एक क्या लिया, मैंने ले लिया एस और एक लिया क्या, यानी कि सल्फर, और एक लिया मैंने कैल्शियम। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। माना कि इसकी 16 परमाणु संख्या है, इसकी 20 है परमाणु संख्या, और इसका क्या है 36 द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार है, और यानी कि 36, इसका 40 है। अब क्या करेंगे साथियों? इसका हमें न्यूट्रॉन बराबर करने हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला यही तो है कि यानी कि क्या a माइनस जेड होता है। अभी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होगा, इसमें भी a माइनस जेड करेंगे, n बराबर a माइनस जेड करेंगे। अब मुझे ये बताइए 36 में से 16 गए तो कितने बचे? सर 36 में से 16 तो 20 बचे, 20 ही तो बचेंगे। और ये आपका 40 में से 20 गए तो 20। तो इसमें क्या हो गया, दोनों में क्या आ गए? न्यूट्रॉन्स बराबर आ गए। इसमें न्यूट्रॉन बराबर आ गए, इसमें न्यूट्रॉन बराबर आ गए। तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसमें उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आइसोटोन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें साथियों, 19वां प्रश्न अगला प्रश्न है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, फिर डेस्मोलॉजी। साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि एडाफोलॉजी हो जाएगा। एडाफोलॉजी। अब साथियों इसमें एक विकल्प दिया है एंड्रोलॉजी। अब एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें साथियों पुरुष प्रजनन, यानी कि इसमें सेक्स वगैरह की जानकारी की जाती है। यानी कि पुरुष प्रजनन, यानी कि पुरुष प्रजनन साथियों, प्रजनन। और क्या है? मूत्र संबंधी जो भी समस्या होती है उसका अध्ययन, मूत्र संबंधी समस्याओं का अध्ययन। और जिस भी औरत के बच्चे नहीं होती हैं उसकी शिकायत, बांझपन का अध्ययन। बांझपन का अध्ययन किस में किया जाता है कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किसके? एंड्रोलॉजी का। बात करते हैं साथियों इसमें एक विकल्प दिया है एग्रोबायोलॉजी। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें साथियों कृषि और जीव का अध्ययन, यानी कि कृषि और जीव का अध्ययन, कृषि और जीव का अध्ययन किस में किया जाता है? ये एग्रोबायोलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या क्या कह रही है। प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने यानी क्लॉटिंग में मदद करता है। अब ये क्या है साथियों, समझ में नहीं आ रहा क्या होता है ये बताइए मुझे। यानी कि प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में यानी क्लॉटिंग में मदद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सही साथियों इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है साथियों? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन किससे बने होते हैं मुझे कोई बता सकता है? अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं।
यानी कि अमीनो अम्ल से बनते हैं। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब क्या होता है कि प्लेटलेट्स, हमारे रक्त के अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है, ये 3-4 चीज़ होती हैं। तो क्या कह रहा है कि मानव रक्त में प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन होता है साथी वो। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये कैसे कैसे बनता है, जो रक्त का थक्का होता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि जब किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है गहरी, तो उसके क्या होता है, ब्लड निकलता है, और इस तरीके से निकलता है कि वो ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बहुत जल्दी रुकता नहीं है। तो इसके क्या कहते हैं, और इसको रोकने के लिए क्या करना होना होता है, बॉडी के अंदर थक्का बनना बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है थक्के के द्वारा। वो कैसे रुकता है, अब उसमें क्या होता है साथ ही, एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजन। क्या, फाइब्रोनोजन साथियों, क्या नोजन क्या होती है, फाइब्रोनोजन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। आई बात समझ में नहीं आई। और ये क्या होती है साथियों, एक प्रोटीन होती है। और क्या होता है साथियों, उसमें ये प्रोटीन होती है। और एक होता है साथियों क्या, एंजाइम होता है। कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या होता है साथियों, एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर। और साथियों ये एंजाइम होता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, एक प्रोटीन होती है। और ये दोनों मिलकर के साथियों क्या करते हैं, एक वो बनाते हैं फाइब्रिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं दोनों मिलकर के। यानी कि प्रोटीन और ये एंजाइम क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं। और ये क्या करता है फाइब्रिन साथियों, ये रक्त को बॉडी के अंदर बहने से रोकता है, यानी कि थक्का बनाने में मदद करता है। यानी कि रक्त जो बह रहा है उसको रोकने में क्या करता है, फाइब्रिन ये रक्त को रोकने में मदद करता है। अब साथियों यानी कि क्या, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम होता है, फाइब्रोनोजन क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। और इन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं, जो रक्त को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। अब इनके अंदर और क्या क्या चीज़ होती है साथियों, एक सोडियम आयन होता है, इसकी भी आवश्यकता होती है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है रक्त को रोकने के लिए, सोडियम आयन साथियों। यानी कि सोडियम आयन ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी मदद करता है। सोडियम यानी कि एन धनात्मक होता है। एक होता है साथियों विटामिन के, ये महत्वपूर्ण है। विटामिन पूछता है कि विटामिन के किस यानी कि क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन के इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त बहता है उसको रोकने में मदद करता है। तो हमेशा याद रखेंगे, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या छोड़ती हैं, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ती हैं। और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब हमेशा याद रखेंगे, जो हमारा बॉडी होती है, अगर किसी के चोट लग जाए और रक्त अधिक बह रहा है, तो उसके अंदर किस तरीके से हम रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले फाइब्रिनोजन होना चाहिए, प्रोटीन होती है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, एंजाइम होता है। इन दोनों के बीच में मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, फाइब्रिन बनाते हैं, जो खून को बहने से रोकता है। और इसके अंदर और क्या होता है, सोडियम आयन होता है, एन धनात्मक होता है। और एक विटामिन के होती है साथियों। विटामिन के कई परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछी गई है कि प्लेटलेट्स का यानी कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का मैंने क्या उत्तर बताया था साथियों आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें साथियों मैंने आपको यानी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कराई साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाना, वहाँ आपको ये प्रश्न अवश्य मिलेंगे साथियों। और साथियों इन प्रश्नों में सभी सब्जेक्ट हैं, यानी कि मैं किसी सेट में 10 प्रश्नों की सेट में कभी पॉलिटी को लेके आता हूँ, कभी ज्योग्राफी को लेके आता हूँ, कभी आपका इकोनॉमिक्स को लेके आता हूँ, साइंस को भी लेके आता हूँ साथियों। साइंस भी मैं अच्छे तरीके से करा रहा हूँ आपको हर चीज़ तैयार हो रही है। आप इससे जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। बस मेरे कहने का उद्देश्य ये है, अपने आप को बेस्ट करिए। जीएस के अंदर हमेशा चीज़ें रटनी नहीं होती हैं साथियों। मैं अगर आपको चाहूँ तो थ्योरी करा सकता हूँ, हर विषय की थ्योरी डिटेल से, कि पॉलिटी को पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में विषय बहुत लंबी है जीएस की। पॉलिटी भी बहुत बड़ा विषय है, हिस्ट्री भी बहुत बड़ा विषय है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, और साइंस तो अपने आप में 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसलिए कहने का मतलब क्या है, इसको थ्योरी के बजाय मैं क्वेश्चन से करा रहा हूँ आपको, यानी कि हर विषय के क्वेश्चन ऐसे चूज करके मैं सेलेक्ट करके लाता हूँ और उसका जो अलग से विश्लेषण कराता हूँ, उसमें सारी चीज़ समाहित होती है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट से अवश्य जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और साथियों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।